अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, फारूक हमीद खान साहब, ताहिर नईम मलिक साहब और साकिब बशीर साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत कायम करदा बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठ रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में जो चपकलिश जारी थी, आज भी वही सूरत हाल नजर आ रही है, जिससे न सिर्फ बेंचेस में ग्रुपिंग के ख्याल को तकवीत मिल रही है, बल्कि बेंच फिक्सिंग के इल्जामात की भी आवाज सुनाई दे रही है। जस्टिस एजाजुल एहसन के खत के बाद अदलिया में जोड़ तोड़ भी शुरू हो चुका है। शकूक शोबात जन्म ले रहे हैं इससे, और माजी में जो घेरा उमर अता बंदयाल के गिर्द तंग होता था, आज उसकी जद में काजी फाइज ईसा साहब आ चुके हैं। क्योंकि पहले मज़ाहिर अली नकवी का खत सामने आया, फिर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इस पर कलम भी उठाया, मगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत ने सूरत हाल को वाज़े किया। लेकिन माजी की तरह आज भी अदलिया की तकसीम का तासुर उभर रहा है। आखिर मामला क्या है? इसी पर सवाल सबसे पहला मैं आप ही के सामने रखूंगी नौशाद साहब, कि आखिर अदलिया में ये तकसीम का मामला कब से शुरू हुआ? देखिए, ये जो मामला है, ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब हैं उनके होते हुए हमारी नज़र से गुजरा। फिर उसके बाद साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त तो ये बात खासी सामने आना शुरू हो गई कि लाइक माइंडेड जो जजेस हैं उनके बेंचेस बनाए जाने लगे। और फिर वो रिवायत जो है वो उमर अता बंदयाल साहब की जो चीफ जस्टिस होने के नाते वो कंटिन्यू की, और वो इस हद तक बढ़ गई कि उनके दौर में तो लाइक माइंडेड जजेस का जो एक बेंचेस बनाने का और जजेस का जो बिल्कुल आम तासुर था वो आम हो गया, और हर एक को उसके ऊपर क्लैरिटी थी कि ये इसके ऊपर बात की जाती थी। लेकिन ये जो अब आप बात कर रही हैं, मैं जरा इससे इख्तलाफ रखता हूं। देखिए, जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, उन्होंने आते ही सबसे पहले, आपको याद होगा, फुल कोर्ट बेंच जो है ना वो तश्कील दिया। उसमें तमाम जजेस मौजूद थे। हमने उसकी कार्रवाई जो है वो बराह रास्त भी देखी। उसके बाद भी ये जो अब जस्टिस एजाजुल एहसन से जो उन्हें जो खत लिखा है उन्होंने, उसका जवाब बड़ा बीफिटिंग, जिसको कहते हैं ना बीफिटिंग रिस्पांस, वो चीफ जस्टिस ने दे दिया है। और उन्हें जो कहा गया है वो ये है कि आपकी अगर कोई शिकायत है, पहली बात तो ये आपको पहले मुझे इन पर्सन देनी चाहिए थी, यानी मुझसे मुझे मायूसी हुई आपके इस खत से। दूसरा ये है कि अगर अभी भी आपकी शिकायत है, आप उनको तहरीरी तौर पर कमेटी के सामने रखें। क्यों? इसलिए कि जो कमेटी है वो जस्टिस एजाजुल एहसन उसका हिस्सा है, और जो सरदार तारिक हैं वो उसका हिस्सा है, और चीफ जस्टिस उसका हिस्सा है। तो कमेटी जो है वही फैसले कर रही है। तो फिर ये बात की जानी, और खास तौर पर जब आप खुद उठ के चले जाएं जुमे के रोज हाफ डे करके, तो फिर आपको ये जेब नहीं देता कि आप ये कहें। और फिर तीसरी बात, आज की आपने देखा कि जो समाअत हो रही थी उसके दौरान भी इसके ऊपर बात की गई कि जो बेंचेस बनाए जा रहे हैं वो कमेटी की रजामंदी से बन रहे हैं। और इस बेंच में भी, जिस बेंच की वो बात कर रहे थे, कि ये भी इसलिए तश्कील देना पड़ा कि इसके अंदर 3 जो जजेस हैं वो रिटायर हो गए। जस्टिस एजाज ने माजरत कर ली थी, और जो दूसरे जज हैं उन्होंने भी माजरत कर ली। तो फिर मजबूरन ये नया बेंच तश्कील दे के किया, और ये बिल्कुल हमारे लिए नया होगा केस। ये वो मकसद कहने का ये है कि अभी तक मुझे ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे ये तासुर मिले कि चीफ जस्टिस कोई ग्रुपिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी 1-2 जजेस जो बेंचेस बने हैं उसके अंदर वो जजेस भी जो उसके मुखालफत में नजर आते हैं, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, वो मौजूद रहे हैं। मुसरत हलाली साहिबा भी मौजूद हैं, दूसरे जजेस भी मौजूद रहे हैं, जिनमें जस्टिस आयशा हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। ये बेंचेस का हिस्सा रह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि इनको हिस्सा नहीं बनाया जा रहा बेंचेस का। अब मामला ये है कि खुद चूंकि आपको ये पता होगा कि जस्टिस एजाज जो है वो सबसे ज्यादा उन बेंचेस का हिस्सा बने जो उमर अता बंदयाल साहब के जमाने में, जिनको लाइक माइंड जजेस का खिताब दिया गया है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इसीलिए वो ज्यादा एतराजात भी उठा रहे हैं? नहीं कह सकता कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो उन्होंने वो किस बुनियाद पर उन्होंने ये बात कही है। चीफ जस्टिस का रिस्पांस भी सामने आ गया। अगर वो कोई कंप्लेन प्रॉपर तरीके से उसके सामने रखेंगे कमेटी के, तो वो भी हमारे सामने शिकायत आ जाएंगी। और दूसरी बात, इसमें एक और बड़ा पहलू है, जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक जमाने में खत लिखा था तो बड़ी बहस की गई थी कि ये खत मीडिया को क्यों रिलीज कर दिया गया है, ये
कोर्ट के अंदर क्यों नहीं रहा? तो आज भी ये बात की जा रही है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने अगर कोई खत लिखा है तो वो मीडिया के सामने कैसे आ गया, उसको विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बहुत से खत और भी हैं जो इदारों में वो चीफ जस्टिस साहब की तरफ एक डिफरेंट बात है, भेजे गए हैं और इंसाफ के मुंतजर हैं, और भी तो बहुत सारे खत हैं। वो डायरेक्ट एलिगेशन से मुताल्लिक है, मजहर नकवी का जवाब है या उनके खत है, वो डिफरेंट बात है। लेकिन ये जो लाइक माइंडेड जजेस या लाइक माइंडेड बेंच बनाने की बात है, हमें, मेरी जाती राय में, मुझे अभी तक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जिससे ये नतीजा अखज किया जाए कि ऐसा कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मेरी इस मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं उनसे भी बात हुई, मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि अभी तक बेंचेस की तश्कील में कोई ऐसा तासुर नहीं नजर आया कि जिसमें ये कहा जा सके कि लाइक माइंडेड जो है ना बेंचेस बनाए जा रहे हैं या लाइक माइंडेड जजेस एक साइड पे हैं या लाइक माइंडेड जजेस वाला कोई मामला कोर्ट के अंदर मौजूद है। ठीक, फारूक साहब, आपके लिए मेरा सवाल, सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस साहब जो बात कर रहे हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उनकी बात पर, उनके एतराज़ पर, उनके ख़त के बाद जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी मुझे मायूसी हुई, मेरे दरवाजे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर क्या मामला क्या है कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने ख़त लिखा और उन्हें कहना पड़ा, कलम उठाकर उनको अपना शिकायत दर्ज करानी पड़ी? कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे। बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, वैसे ये बात सही है जो चीफ जस्टिस साहब ने की कमेंट सामने आए हैं कि भाई आप ये इंटरनल डिवीजन, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे कोई इंटरनल डिवीजन हो या इंटरनल डिसेंट हो या कोई पॉलिसी से आप एग्री ना कर रहे हो, चीफ जस्टिस ने साहब ने कोई बेंच में कोई रद्दबदल किया हो वो जो आपको एक्सेप्टेबल ना हो, वगैरह वगैरह। बेंच अब तो कमेटी है बेंच अपना बनाने के लिए, 3 मेंबर कमेटी है। पहले तो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब करते थे, अब तो ज्यादा मामला ओपन कर दिया। मैं मतलब ज्यादा डेमोक्रेटिक हो गया फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इन द सुप्रीम कोर्ट। तो यू हैव टू जस्ट वॉक अक्रॉस इन द बिल्डिंग एंड गो टू द चीफ जस्टिस एंड मीट हिम और अपना मामला जो है वहां पे आप सेटल करें। इतने लंबे चौड़े 4-4 पेज के खत लिख रहे हैं और जनाब चीफ जस्टिस साहब उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, फिर वो लेटर जो है जो सोशल मीडिया पे जो है, आपको पता लोग तो इंतजार कर रहे होते हैं और इंतजार करते हैं क्योंकि ये खबर बनती है, और फिर शरारती लोग भी होते हैं जो कि चाहते हैं कि वो हाईलाइट करें और अपना प्रमोट करें इंटरनल डिवीजन और डिफरेंसेस और इस किस्म की चीजें द सुप्रीम कोर्ट, व्हिच इज नॉट गुड। तो मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल जजेस को भी ये देखना चाहिए कि ये जो छोटी मोटी चीजें होती है भाई आपस में बैठ के आप कर लिया करें, डोंट हैव टू मतलब। और ये जारी बात है कि जब चीफ जस्टिस साहब खुद थे उनका वो केस चल रहा था तो उस वक्त भी यही होता था। जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है बंदियाल साहब के वक्त पे, उस वक्त ये भी लंबे लंबे खत लिखते थे, पिटीशन होती थी। और देखिए बात ये है हुआ ये है कि ओवरऑल हमारी जुडिशरी एक लिहाज से पोलिटिसाइज हुई है, खासकर जुडिशरी मूवमेंट के बाद। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पॉलिसी रही है पिछले 15-20 साल जो हम देखते रहे, शायद अभी इसमें कोई चेंज आ जाए कि जो मुख्तलिफ जो लॉ ग्रुप्स हैं, लॉयर्स के जो लॉ हाउसेज हैं, अब इनकी आपस में मुकाबला होता है कि जी नहीं ये फलां ग्रुप है, इससे जज इसने जाने चाहिए, फलां ग्रुप से 5 अगर नए जज आने हैं तो 2 उनके होंगे, तो 3 उनके होंगे, ये 1 हमारा होगा। इसने जो है ना गड़बड़ की है अपना हमारे ओवरऑल जुडिशरी के अंदर। ये जो बेंचेस के मामले हैं, फिर पनामा का जो केस आया, पनामा के केस में जो 5 ऑनरेबल जजेस थे उन्होंने जो बड़ा सख्त फैसला दिया, वो देखें ना आज भी उस पर भी एतराज़ात उठा दिए थे, उस पे एतराज़ात होते हैं। तो जजेस इस भी क्योंकि जजेस लॉयर्स से आते हैं, लॉयर्स की पॉलिटिकल एफिलिएशन है, लॉ हाउसेज की जो है लीगल ग्रुप्स की उनकी एफिलिएशन है, अब ये तो बार एसोसिएशन है उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है। तो ये मामला सारा पोलिटिसाइज हुआ है जिसकी वजह से ये सारी खप पड़ी है, ये अनडिजायरेबल चीजें सामने है। बट हैविंग सेड दैट, 3 चीजों पे आई विल गिव क्रेडिट टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। नंबर 1 ये है कि उन्होंने आके लाइव प्रोसीडिंग्स करके सुप्रीम कोर्ट को ओपन कर दिया। जब आप सुप्रीम कोर्ट को ओपन करते हैं, लाइव प्रोसीडिंग्स आती हैं, तो फिर जो लॉयर्स अपने वहां पे आर्गुमेंट्स पेश कर रहे हैं, लोग उनको भी देखते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी भी जो है सामने आती है, विच इज गुड। और फिर ऑनरेबल जजेस के जो कमेंट्स हैं या जो बोल्ड स्टाइल है हमारे चीफ जस्टिस साहब का, वो भी सामने आता है। और दूसरा ये जो बेंच वायर कमेटी, मैं समझता हूँ दिस इज गुड। और तीसरी चीज ये है कि कम से कम इन चीफ जस्टिस साहब के आने के बाद अब ये नहीं है कि एक केस आया, एक हेयरिंग की दबा दो जी 6 महीने के लिए, नहीं, थोड़ा थोड़ा क्विक हेयरिंग्स हो रही हैं। द हेयरिंग्स आर क्विक, द डिस्पोजल इज क्विक, एंड आई थिंक
कि ये एक अच्छी ट्रेडिशन सेट हो रही है। और बाकी ये फिर दोबारा आता है बेंच वाले मामले पे। देखिए, जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ जाते हैं तो बीच में इनिशियली प्रॉब्लम्स आते हैं, बट यू विल सी, आई एम श्योर कि आफ्टर सम टाइम ये मामला सेटल आउट हो जाएगा। एंड द सुप्रीम कोर्ट में ये जो तासुर पैदा हो गया है कि जो जजेस हैं वो डिवाइडेड हैं और इनकी आपस में बनती नहीं है वगैरह वगैरह, मेरा ख्याल ये चीजें भी ऐसा खत्म हो जाएंगी। पॉइंट क्लियर है फारूक साहब आपका। ताहिर नईम साहब, सवाल आपके लिए, आखिर इतना लंबा चौड़ा खत लिखने की जरूरत पेश क्यों आई? क्या एक्चुअली बावर कराना चाह रहे थे जस्टिस एजाजुल एहसन भी? बात कर लेते, मीटिंग कर लेते, फेस टू फेस चीज़ों को सुलझा लेते। अब एतराज़ात का मकसद आपको क्या लगता है, अदलिया को तकसीम करने की ये कोशिश है या फिर जजेस की तस्हीक? देखिए, कोशिश तो नहीं, नज़र ये आ रहा है कि पहले से इदारे तकसीम है। जब इदारों की सिमत ना हो और कौम की सिमत ना हो, रियासत की सिमत ना हो, तो फिर तकसीम ही होते हैं कि मुतहद इदारा। जब हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन में बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ रखी गई है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ होती है, डिबेट होती है और वन से डिसीजन इज टेकिंग बाय पार्ट नहीं होते। बिल्कुल जी। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त एक नया ट्रेंड आया है 2007 के बाद, जब इफ्तिखार चौधरी मूवमेंट थी। हाँ जी। उसके अंदर ये है कि टेकर में और फैसलों से ज़्यादा आपने मीडिया में जिंदा रहना है। अभी वो खत लिखा है तो हम टॉक शो में ये बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो रिमार्क्स के ऊपर अगले दिन अखबारात में हेडलाइंस लगी हैं और परसेप्शन बिल्ड की गई है और बड़े गुस्से और नफरत का वो सारा जो एक्टिविज्म था। साकिब बशीर साहब हमारे साथ हैं, ये रोज कवर करते हैं, बड़ी मेहनती रिपोर्टर हैं, देखते हैं। तो ये भी एक लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है। आप यूके की जुडिशरी को देख लें, अमेरिका को देख लें, इंडिया को देख लें, उनके फैसले तारीख में बोलते हैं, जबकि यहाँ हम एक डिवाइडेड और एक पोलराइजेशन हमें नजर आती है। और उन केसेस पे टाइम आया। आपको अगर क्विकली ये बताऊं कि पिछले 10 साल 2007 के बाद 2023 में जो कौम का वक्त ज़ाया किया गया, पहले ख़त लिखा जा रहा है, ख़त नहीं लिखा जा रहा, NRO केस, गिलानी नायल, फिर मेमो कमीशन जी हुसैन हक्कानी ने ये किया, फिर उसके बाद पनामा के पीछे हम पड़ गए। अब इमरान खान साहब हैं। क्या इस मुल्क में आम आदमी का, मजदूर का, किसान का और मेहनत कश का कोई पब्लिक इंटरेस्ट के मामले के ऊपर हमारी इलीट का फोकस है? चीनी यहाँ क्यों महंगी होती है? एक आम आदमी जो है उस पर बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों के दरवाजे क्यों बंद हैं? इलीट कैप्चर क्यों हैं? और महंगाई क्यों होती है? हमारे मुल्क में बैड गवर्नेंस क्यों है? इसके ऊपर फोकस मिलना चाहिए। जो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं, और यहाँ पे मीडिया में आज़ादी क्यों नहीं है? यहाँ जमहूरियत क्यों कमज़ोर है? यहाँ ह्यूमन राइट्स क्यों वायलेट होते हैं? यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्यों नहीं है? यहाँ मार्शल लॉ को वैलिडेट क्यों किया जाता है? यहाँ PCO पे क्यों हेल्प उठाया जाता है? इसके बजाय जो एलीट की लड़ाइयाँ होती हैं वो हमारे सारा दिन, वो शाम को मीडिया पे चलती हैं, दिन को अदालतों में होती हैं। ये एक सच है, ये एक कड़वा सच है। और ऐसी कौमें फिर भटकती रहती हैं, यहाँ इदारे नहीं बनते। तो नेपोलियन ने भी शिकस्त में ये कहा था कि मैं बहुत अजीम एक फातेह था, लेकिन मैं इदारे नहीं बना सका, इस वजह से मुझे ये शिकस्त होनी पड़ी। तो हमारी भी नाकामी इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम इंस्टीट्यूशन नहीं बना सके जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे जिंदगी में। पाकिस्तान में आज कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं जो इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन पे भी उतरता हो, पूरा उतरता हो। ताहिर साहब बिल्कुल ठीक, बहुत खूब। साकिब बशीर साहब, क्या वाकई बेंच फिक्सिंग होती है? जी, बेंच जो है वो बेंच की तकसीम, जिस तरह ताहिर मलिक साहब ने निशानदेही की है कि जो बेंच की तकसीम है, जो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम है, जो अदलिया में तकसीम है, उस तकसीम का जो सारा वजन है वो आम साइदीन जो है वो उठाते हैं। उनको जो है वो इसका जो है वो पे करना पड़ता है, क्योंकि उनके केसेस हर्ट होते हैं, उनके केसेस अफेक्ट होते हैं। जब फर्ज करें, मैं आपको अगर मिसाल दूं पिछले 6 या 8 महीने पहले की, तो 6-8 महीने में एक तो पॉलिटिकल केसेस बहुत ज्यादा आए जिनमें मीडिया हाइप होती है। मीडिया, जाहिर सी बात है, हर बंदा जो है वो ये चाह रहा है। और खास तौर पर मैं अगर ये बात करूं, ये मतलब कि बड़ी अजीब सूरत हाल है कि हमने तो ये सुना था कि जो जज है
वो उनके फैसले बोलते हैं। हमने ये भी सुना था कि जो जज हैं वो सिर्फ अखबार से दूर रहते हैं, वो टीवी नहीं देखते, वो सोशल मीडिया नहीं देखते। तो मुझे हैरानी होती है कि जब बेंच बैठकर किसी यूट्यूबर का जो है वो हवाला दे, यूट्यूबर को जवाब दे रहे हैं आप, किसी आप एंकर पर्सन को जवाब दे रहे हैं या किसी सहाफी को जवाब दे रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि सहाफियों का या हमारा जो मामला है उसमें क्रिटिसिज्म होता है, और जो मतलब ऐसा क्रिटिसिज्म जो तनकीद बराए इस्लाह के लिए किया जाता है, लेकिन जजेस को कम से कम सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया या अखबार से दूर रहना चाहिए। और वो असरअंदाज हो रही है ये चीजें कि जो ग्रुपिंग है, जो जुडिशरी में खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ग्रुपिंग है, उससे बहुत ज्यादा चीजें जो है मुतासिर हो रही हैं। आम साइलिन के केसेस कई साल सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगते तो वो बेचारे जेलों में गल सड़ रहे होते हैं, उनकी कोई बात करने वाला नहीं होता। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम मीडिया भी उनकी बात नहीं करता, हम भी उसी की बात करते हैं। पॉलिटिकल जहां से चीजें चल रही हों उसी केस को उठाते, आम बंदे की बात बहुत कम की जाती है और वो बेचारा सारा पे करता है जो भी मामला जो चल रहे हैं। तो ये जो आपने बात की कि क्या तकसीम है, तकसीम भी है और उसका नुकसान भी हो रहा है हमारे सिस्टम को। लेकिन साकिब बशीर साहब, आज चीफ जस्टिस साहब ने यूट्यूबर्स की सहाफत पर भी सवाल उठा दिया है। तो यूट्यूब पर भी, सोशल मीडिया पर भी अगर खुलकर सहाफत नहीं की जाएगी, और आपको पता है कि सहाफत कितनी कुछ सहाफत होती है मीडिया चैनल्स पर बैठकर, अगर यूट्यूब की सहाफत पर भी पाबंदी लग जाएगी तो फिर आजादी सहाफत के नाम पर आजादी तो ना रह गई? नहीं, पाबंदी का उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सवालात उठा दिए ना। बात है अब जो उसका तनाजुर है, तनाजुर ये है कि किसी यूट्यूबर नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं है, लेकिन इस तनाजुर में हो सकता है कि आने वाले टाइम पर पाबंदी लगा दी जाए। नहीं, पाबंदी एक तो ना लगी है, ना इसका इंदिया दिया गया है, ना लगेगी, ये तो बड़ा क्लियर है। लेकिन जो आज बात हुई उसका तनाजुर है एक पूरा। बात ये है कि किसी यूट्यूबर सहाफी ने कोई ऐसी तनकीद की कि जो बेंचेस बने हैं पिछले एक हफ्ते 10 दिनों में, वो बेंचेस ठीक नहीं बने, और जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से उसने किसी ने बात की। मसला दो किस्म के इशू है। एक तो ये है कि इट मीन के जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है वो यूट्यूब भी देखते हैं, वो यूट्यूबर्स के प्रोग्राम भी देखते हैं कि उनको रिप्लाई देना पड़ा। मेरा ये ख्याल है कि मतलब इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि इस किस्म के जवाबात आपको देने पड़े। तनकीद होती रहेगी, आइंदा भी हम करते रहेंगे, और वो इस्लाह के लिए होती है, कोई यूट्यूबर करे या दूसरा तीसरा करे। जो यूट्यूबर सहाफत है उस पर सवालात बहरहाल मौजूद है जो हम भी उठाते रहते हैं। वो लोग जो जर्नलिस्ट नहीं होते, ज्यादातर चंद ऐसे हैं जिनको मेनस्ट्रीम मीडिया पे जो है वो जगह नहीं मिलती तो वो यूट्यूब शुरू कर देते हैं, लेकिन एक अक्सरियत ऐसी है कि जो यूट्यूब को रेवेन्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। जर्नलिस्टिक ऐसे जर्नलिज्म का जो है वो फोकस ही नहीं होता, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो मैं जजेस के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिनको यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, कम से कम इस पे अगर आप देखते रहेंगे, इसका असर लेंगे तो वो चीजें खराब होंगी। और जो एक इनसाइड जो ग्रुपिंग है उसके पीछे एक वजह ये भी है कि मीडिया का एक हिस्सा एक ग्रुप के साथ और दूसरा हिस्सा जो दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा होता है, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन साकिब, ये जो खतूत सामने आए हैं एक के बाद एक, जस्टिस एजाजुल एहसन का, जस्टिस मज़ाहिर नकवी का, ये खतूत जो हैं ये खुद सूरत हाल को मशकूक कर रहे हैं, शकूक व शुबा जन्म ले रहे हैं इन खतूत से। तो ऐसे में सहाफी क्या करे? सहाफी किसका पार्ट? ऐसे में तो जजेस में ही इसका मतलब कि है ना, फिर तकसीम है। नहीं, तकसीम का तो मैंने आपको बताया कि तकसीम तो डेफिनेटली मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़े डिवीजन मौजूद है। वहां पे जो बेंचेस बनते हैं, जो जजेस केसेस सुन रहे होते हैं, ज्यादातर के हवाले से जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको आइडिया होता है कि ये केस किस तरफ जो है वो जाएगा। तो ये जो तकसीम वाली 2-3 दफा आपने बात की, तो तकसीम तो बिल्कुल मौजूद है, लेकिन ये मसला ये है कि ये तकसीम नहीं होनी चाहिए। मतलब तकसीम की वजह से हमारी जुडिशरी में एक्चुअल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लिटिगेंट्स हैं, वो आम साइलीन है, आम आदमी के केसेस। सुप्रीम कोर्ट में केस कई साल नहीं लगता, और उनके केसेस जो है वो डिले होने से वो जेलों में गल सड़ रहे होते हैं। उनके जो जमीनों के या दूसरे जितने भी मामलात होते हैं, कई साल उन केसेस के फैसले नहीं होते, वो इफेक्ट होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है। उनको ये चाहिए कि इन जाती झगड़ों में पड़ने की बजाय ज्यादातर टाइम जो है वो आम लिटिगेंट्स के लिए सर्व करें, और उनको जो है वो सर्व होना चाहिए, ताकि वो बेचारे जो जेलों में हैं उनको और हजारों से ज्यादा, शायद इस तरह इनकी खवास तादाद किया जाता है। हजारों से भी ज्यादा है जो केसेस अभी पेंडिंग हैं कई सालों से। कौन सा आपने बात की? मैं कह रही हूँ ये जो आम आदमियों के केसेस हैं, ये आम शहरियों के केसेस, ये तो हजारों से भी कई ज्यादा हैं जो पेंडिंग है अभी अदालत में। जी 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 जी, ये 50,000 से ज्यादा केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और जो बाकी अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनमें तो तादाद लाखों में है। तो सुप्रीम कोर्ट के केसेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के केसेस को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो तारीख आती है किसी भी केस की, आम केस की तारीख बहुत मतलब 6-8 महीने, साल, 200 साल केस नहीं लगते। तो 2 साल, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है इसके केस का सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में 2 साल केस लगा ही नहीं है, वो बंदा जेल में रहा और 2 साल बाद केस लगा, पता लगा ये इसके बंदे के खिलाफ तो केस बनता ही नहीं था, वो बरी कर दिया गया। तो जो 2 साल, 3 साल, 2.5 साल वो जो जेल में रहा, तो उसका जिम्मेदार कौन? वो उसकी तकलीफ का जिम्मेदार कौन? उस कर्ब का जिम्मेदार कौन? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक साकिब, पॉइंट आपका क्लियर है। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कौम के खिताब के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात नून लीग की, जहां नए बयानिए की गूंज है, वहां इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से भी मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं, मगर इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को ही इलेक्शन के हवाले से अपना वाज़े मौक़िफ़ समझता है और इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर उसी तारीख को होंगे जो 8 फरवरी का दिन है। लेकिन आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर के बाद कई सवालात खड़े हो चुके हैं। उनकी तकरीर में इलेक्शन के हवाले से भी हमें कोई वाज़े मौक़िफ़ तो नज़र नहीं आया और ना ही नवाज शरीफ साहब कुछ मुतमईन थे। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने भी आज कह दिया, उनकी स्टेटमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि पीटीआई आम इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिश कर रही है, जबकि तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जवाब भी दिया और कहा कि इलेक्शन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, मगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। सवालात तो बहुत सारे, लेकिन सबसे पहला सवाल ताहिर नईम साहब, रोशनी डालिएगा मीडिया पर जो कौम से खिताब की खबरें चल रही हैं, इस पर ज़रा थोड़ी रोशनी डालिए। नवाज शरीफ की तकरीर के बाद क्या सवालात आपके दिमाग में खड़े हो रहे हैं? ताहिर साहब, क्या आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ताहिर साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, हम दोबारा से कनेक्ट कर लेते हैं। नौशाद साहब, रोशनी डालिएगा आज के अहम खिताब के हवाले से। शहबाज शरीफ नून लीग की नुमाइंदगी करते हैं। नून लीग से बड़ा सिंपल सादा सा जवाब आपके सामने आ गया है। अब मामला क्या है? पीटीआई इलेक्शन नहीं कराने देना चाहती। जी, अब मामला क्या है? देखिए ना, पीटीआई की दरखास्त होगी, पीटीआई के लॉयर्स दरखास्त देंगे तो वो पीटीआई पे मलबा गिरेगा ना उसका। अच्छा, वो किसी और पे तो नहीं गिर सकता। लाहौर हाई कोर्ट में जिस चीज पे स्टे लिया गया है वो पीटीआई के वकला की दरखास्तें थी। तो अब मामला ये है कि वो चाहे वहां पर जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो मीडिया के सामने खड़े होकर ये बात करते रहें, या बैरिस्टर अली जफर ये कहें कि जी हम ये नहीं करना चाह रहे, लेकिन जब चूंकि दरखास्तें ही पीटीआई के वकला की तरफ से दायर की गई तो फिर उसके अंदर कोई क्या कर सकता है। और ये यकीनन नून लीग को मौका मिला इस बात को कहने का कि जी पीटीआई कराना चाहती है मुलतवी। ऐसी बातें होती रही हैं क्योंकि इस वक्त जो पीटीआई का तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन मसला बहुत बड़ा है ना नौशाद साहब। पीटीआई तो उस मसले से बाहर नहीं निकल रही, इलेक्शन कमीशन उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। यकीनन ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो मसला बड़ा है और उसके अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो बयान सामने आया है उससे खासा जो मुश्किलात नजर आ रही हैं पीटीआई के लिए। लेकिन अगर पीटीआई जनरल आम इंतखाबात भी मुलतवी कराने की कोशिशें शुरू कर देगी तो उसका मलबा उन्हीं के सर गिरेगा ना। अगर मैं दरखास्त दूंगा तो कोई ये कहेगा कि ये सहाफी ने दरखास्त दी है, कोई सियासी जमात का बंदा देगा, नून लीग के लोग देंगे या वकला देंगे तो कहा जाएगा नून लीग के वकला ने दरखास्त दी है कि जी ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं लेने, ये वहां से लिए जाएं, ये वो अदलिया देने को तैयार नहीं है। तो जो इलेक्शन कमीशन कर सकता था उसने अरेंजमेंट कर लिया। जब वो अरेंजमेंट कर लिया और उनकी ट्रेनिंग चल रही है तो उस पर स्टे लेने का क्या तुक बनता है? अगर हम चाहते हैं कि अच्छा नौशाद साहब, आज
अपनी तकरीर में नवाज शरीफ साहब क्यों थोड़े कंफ्यूज दिखाई दिए, कुछ कॉन्फिडेंट नहीं थे, कुछ समझ नहीं आया कि बेसिकली क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे बताइए कि किस चीज है। मुझे तो उनकी तकरीर में कोई ऐसी कंफ्यूजन नजर नहीं आई। उन्होंने तो ये बात जो एक बेसिकली बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मुझे सजा दी गई ये तो कुछ भी नहीं है, यानी मैं तैयार था, मैंने बर्दाश्त कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन जो अवाम को सजा दी गई है वो बहुत बड़ी है। तो अब अवाम को वो कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली वो अवाम को ये चीज से अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ मेरे साथ किया गया है दरअसल उसकी सजा अवाम को मिली है और अवाम जो है ना हमारा साथ दे ताकि हम इन जो मसाइल उनके सामने आए हैं उनसे हम आपको वहां से निकाल सकें। ये अब वो बयानिया उनका ये इस तरफ टर्न होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे उनके अंदर कोई कंफ्यूजन नजर नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून अपने प्रॉपर तरीके से अपना प्रोसीजर और काम करती चली जा रही है। देखिए उनके कैंडिडेट्स के इजलास हो रहे हैं, वो टिकटें फाइनल कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से एक मीडिया को खबरें देकर वो नजर आ रहा है, रोज की बुनियाद पर वो बैठ रहे हैं, वो तमाम डिवीजन्स को बारी बारी चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद वहां के वो क्योंकि सीट एडजस्टमेंट का भी आपको पता है एक बड़ा मसला बना हुआ है। ये आईपीपी जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो भी एक लंबी फहरिस्त लेके खड़ी है, फिर और भी एमकेएम की बात भी होगी, सिंध की बात भी होगी, जेयूआई फे के साथ भी उन्होंने सीट एडजस्टमेंट करनी है। तो वो उन सारे मामलात को प्रैक्टिकली अमली तौर पर वो तरीके से आगे चला रहे हैं जिस तरह से मुस्लिम लीग नून को चलाना चाहिए। अब मामला ये है कि इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन का मामला नहीं, ये बयानिया डेवलप करने की बात है कि वो नवाज शरीफ साहब जो बयानिया डेवलप कर रहे हैं वो ये मतलब अभी भी डेवलप कर रहे हैं। अब तो टाइम खत्म होता जा रहा है ना, इलेक्शन तो करीब आते जा रहे हैं, लेकिन वो तो जब पहुंच गए थे, वतन अजीज आ गए थे और लैंड कर गए थे, तो तब उनका तो एक बयानिया होना चाहिए था ना जो अभी तक रहता और अवाम में मुहिम चलाई जाती। चले मैं ताहिर नईम साहब से सवाल कर लेती हूँ। कीजिए उनका बयान। अच्छा ठीक है, शुरू होंगे तो फिर सारा कुछ सामने आ जाएगा। जाहिर है भाई आने वाले टाइम के चौथे वजीर आजम है, कोई डाउट तो रहता ही नहीं है इस चीज में। ताहिर नईम साहब, मुझे क्यों निकाला आज भी तकरीबन वही गर्दान है, उस वक्त को याद किया जा रहा है, आखिर क्यों? क्या आने वाला वक्त ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है नवाज शरीफ को? देखें, कुछ सवालात उनके बड़े रेलेवेंट हैं। ये सिर्फ नवाज शरीफ का अलमिया नहीं है कि उन्हें क्यों निकाला। ये 1986 से मोहम्मद खान जुनेजो से लेके इमरान खान तक हर वजीर आजम का अलमिया है कि मुझे क्यों निकाला। और जो ये बताता है, जिसको ले आते हैं कि वो कहते हैं तुम्हें क्यों निकाला, एक दिन वो भी कहने लग पड़ता है मुझे क्यों निकाला। तो ये म्यूजिकल चेयर के राउंड्स होते हैं और बस अपने अपने हिस्से में वो फिर जो निकल जाता है वो कहता है अल्लाह करे तेरा भी किसी पे आए दिन आम आदमी आए शहरी दिन। परेशान है तो और चकरा कर गिर जाता है। मियां नवाज शरीफ जो हैं जी, वो एक तजर्बाकार सियासतदान हैं, वो वजीर आजम रहे हैं, वजीर आला रहे हैं। अगर वो इक्तदार में आ रहे हैं और अवाम ने चाहा अगर, तो उनका पूरा राइट है, तो फिर उनको अपने विजन के मुताबिक काम करने का मौका मिलना चाहिए। हर वजीर आजम को काम करने का मौका मिलना चाहिए। फिर फॉरेन पॉलिसी में उनका जो विजन है, ट्रेड में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, उसकी राह में रोड़े नहीं उठाने चाहिए। वजीर आजम से बढ़ के इस मुल्क में किसी की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जो लोग उस अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, जो लोग उस अथॉरिटी के सामने सरनगू नहीं होते, वो अपने हल्फ की भी खिलाफ वर्जी करते हैं और वो अवाम से भी दुश्मनी करते हैं। वो और ये सफर लियाकत अली खान से लेके आज तक जारी है। तो इस सफर ने हमें क्या दिया है? आज पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में वर्स्ट है। हम सियासी तौर पे एक नाकाम रियासत है, सियासी निजाम नहीं वज़ा कर सके, यहाँ आइन के मुताबिक मुल्क नहीं चला सके। तो ये हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सवाल मियां नवाज शरीफ ने उठाए हैं, वही सवालात मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने उठाए थे, वही सवालात आज इमरान खान भी उठा रहे हैं और वही सवालात मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सवालात उठाते उठाते शहीद हो गए। उन सवालात का जवाब देना होगा कि क्यों हम ऐसे हादसे करते हैं, अपने ही मुरासत को कमजोर करने के लिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर गद्दारी के इल्जामात भी लगाते हैं, उन्हें करप्ट भी हम गर्दानते हैं और हर तरह का वर्ष जो सलूक है वो वजीर आजम की कुर्सी पे जो बैठता है वो हॉट तरीन सीट है। इसके अलावा मुझे बता दें कि कोई और तबका है कि जिसके खिलाफ कोई खबर लग सके अखबार में, कोई केस दाखिल हो सके और अदलिया जो है वो उसे उठे बगैर उसका केस सुन सके। ये जब निज़ाम ऐसा है कि जिसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है, जो मोस्ट पावरफुल होना चाहिए,
वो मोस्ट वीक है। तो इस निज़ाम के बारे में मियां नवाज शरीफ जो सवालात उठा रहे हैं वो बरमैल हैं, बर वक्त हैं, और उन सवालात को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। फारूक साहब, मेरा सवाल आपके लिए, मीडिया नुमाइंदों से ज़्यादा ये जो सियासी जमातों के लीडर्स हैं और ये सियासी रहनुमा हैं, ये बेसिकली इलेक्शन को मुतनाज़ नहीं बना रहे अपनी स्टेटमेंट से? पहले मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, फिर पीपल्स पार्टी कुछ इलेक्शन से रिलेटेड मिले जुले अपने जज्बात का इजहार करती रही, और अब ये शहबाज शरीफ साहब पीटीआई की तरफ इशारा कर रहे हैं और पीटीआई इलेक्शन की बात कर रही है। ये सियासी जमातों को कंट्रोल करने की इस टाइम ज़रूरत नहीं है? देखें जी, आप भूलिए कि जरदारी साहब ने भी अपनी 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन 8-10 दिन आगे कर ले तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखो ना, तो उन्होंने भी एक जब वो ऐसे अल्फाज कहें तो फिर इस तरह की कुछ पिटीशन भी आई है इलेक्शन कमीशन में कि सर्दी होगी तो ये होगा, और दहशतगर्दी के हवाले से भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के जनाब बाहर निकल नहीं सकते, मुहिम नहीं चला सकते। ये हम मुहिम नहीं चला। तो आपकी वो बात सही है कि उस लिहाज से एक अनसर्टेनिटी तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी खुद क्रिएट कर रही है। फिर दूसरी पार्टी को कहना कि जनाब आप इलेक्शन डिले करना चाहते हैं, हो सकता है दे आर ट्राइंग टू प्रीएम्प्ट। नहीं, इलेक्शन कमीशन पैमरा की तरफ जाना चाह रहा है कि मीडिया पर पाबंदी, तो मीडिया पर क्या पाबंदी लगाई है? सियासतदानों पर पाबंदी लगाए ना, उनको प्रिपेयर करें, उनका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि इलेक्शन होना है। चले, वो तो आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर इस चीज का नोट ले और फिर एक डायरेक्टिव आउट हो कि जनाब इसके इलेक्शन के बारे में, अनसर्टेनिटी के बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी बात न करे। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब आप देखें ना, आज 14 तारीख हो गई है, तो हमें तो ये बताया गया था कि वो 54 या 56 डेज हैं। अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं तो उससे इतने दिन पहले इलेक्शन शेड्यूल आउट होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कल परसों इलेक्शन शेड्यूल अगर आउट नहीं होता है तो फिर लोगों की क्या सराहियां और बढ़ जाएंगी। एक तो ये बात देखें, आपने वो जुमला कहा मुझे क्यों निकाला, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जो मैंने कन्वेंशन उन्होंने कुछ लाहौर में किए हैं और उसके बाद ये आज की जो उनका खिताब था कौम से, मैं इनको एक एक्सटेंशन समझ रहा हूँ और द सेम नैरेटिव जो ये 21 अक्टूबर को किया था, और वो यही था कि जनाब एक लोगों की सिंपैथी विन ओवर करना कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ जेलों में रखा गया और केसेस बने, उनका टाइम ज़ाया हुआ, उनकी हेल्थ अफेक्ट हुई और जेल में रहे वगैरह वगैरह, उनकी डॉटर भी जेल में रही। तो और दूसरी बात आप नोट करें, आज फिर उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात की है कि जनाब फिर वो जो लोग हैं वर्ड्स टू द इफेक्ट के जो लोग जिम्मेदार हैं इनके, तो उसको भी उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। अब पता नहीं उनके ज़हन में क्या इरादे हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अल्लाह करे वो बन जाए, उनकी किस्मत है तो जरूर बने, तो उसके बाद वो क्या उनके ज़हन में क्या करना चाह रहे हैं, क्या वो अवाम को तैयार कर रहे हैं या कुछ मैसेज भेज रहे हैं कि जनाब उनके अभी भी इरादे जो हैं वो बिल्कुल जीरो नहीं है। हालांकि अदरवाइज बात ना करे वो देखें ना, उन्होंने 8 फरवरी की आज फिर बात की है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो वो बात कर रहे हैं पीटीआई पे कि जनाब ये इलेक्शन नैरेटिव जो है ये खराब कर रहे हैं, इलेक्शन को डिले करने की बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये कॉन्फिडेंस आज जनरेट किया है, मैं आई टुक इट पॉजिटिवली कि 8 फरवरी को उन्होंने कहा है कि अवाम जाएं और अवाम जाएं और जाके वोट डालें 8 फरवरी को और हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपना एजेंडा लेके आए अवाम की बेहतरी के लिए। एक तो ये। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि अगर जो मुझे चीज पसंद आई है कि अगर साबिक चेयरमैन पीटीआई वो उनका इतने हमने कौम से खिताब सुने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जिसके बाद फिर पाबंदी भी लग गई, अगर वो कर सकते हैं तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आजकल के हालात में बजाय ये कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, पब्लिक रैलीज में जाएं, जलसों में जाएं वगैरह वगैरह, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आएं, लोगों को एड्रेस करें, आप सोशल मीडिया पे आएं। पीटीआई डिजिटल जलसा भी करने जा रही है जी, नहीं वो कर ले बेशक, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिबेट करेगी, ये तमाम टॉप पॉलिटिकल लीडर फजलुर रहमान साहब, बिलावल और जनाब नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये आएंगे टीवी के ऊपर और वहां पे एक टीम ऑफ एंकर्स होगी जो उनसे बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से उनसे सवाल जवाब करेंगे कि आपका क्या एजेंडा होगा अगर आप इलेक्शन जीत गए। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी चीज है कि वो टीवी पे आए, ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द पीपल। अब उनका जो भी नैरेटिव है उनका हक बनता है वो नैरेटिव आके लोगों के सामने पेश करें, और मुझे तो ये लगा था कि वो अपील कर रहे हैं लोगों को, एक सिंपैथी कार्ड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर 8 फरवरी। ठीक, फारूक साहब पॉइंट आपका भी क्लियर है। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में कई मसाइल की जड़ हमारे सियासतदान हैं, लेकिन कई मसाइल को जन्म देने वाले इदारे खुद भी हैं। रवां साल PIA की प्राइवेटाइजेशन पर गौर किया जा रहा था, मगर कुछ भी मुमकिन नहीं हो सका, जबकि आज कौमी एयरलाइन के माली हालात संगीन होते जा रहे हैं। कई माह से माली बहरान का शिकार इस वक्त जो वहां पर काम करने वाले हैं मुलाजिमीन, जिनकी तादाद 7,000 है, उन्हें अभी तक नवंबर की तनख्वाहें तक नहीं मिली हैं। सबसे पहला सवाल फारूक साहब आपके लिए, PIA के माली बहरान का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? मैं समझता हूँ ये एक नेशनल फेलियर है, रियासत का फेलियर है। और पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम गवर्नमेंट्स 1988 के बाद जो आई हैं, जब जमहूरियत बहाल हुई थी पाकिस्तान में, स्टार्टिंग फ्रॉम द PPP गवर्नमेंट और बेनजीर भुट्टो शहीद, ये तमाम गवर्नमेंट जिम्मेदार हैं PIA और पाकिस्तान स्टील मिल को यहाँ तक पहुंचाने में। हम अभी PIA की बात कर रहे हैं। चंद दिन पहले 2 दिन पहले की खबर है कि $1 मिलियन को इन्होंने दिए, तो तब जकार्ता में या पता इंडोनेशिया में कहाँ पे हमारा PIA का जहाज जो उन्होंने जब्त किया हुआ था, सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, उसको फिर हमने छुड़वाया। और ये पहली मरतबा इसकी खबर नहीं आई है। देखें, ये सारा मामला शुरू हुआ था 1988 ऑनवर्ड, पॉलिटिकल बेस्ड इंडक्शन, नो मेरिट, उसके बाद घोस्ट एम्प्लॉइज, PIA के जो पायलट्स थे उनमें जो करप्शन का एलिमेंट आया, या अपने लाइसेंसेस के हवाले से जो उनके इम्तिहान होते थे या उनकी इंडक्शन थी, फिर यूनियंस ने जो वहां पे पूरा उनका जो होल्ड आ गया पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने PIA को नहीं चलने दिया। फिर जो मेगा करप्शन हुई है प्रोक्योरमेंट में, हर फील्ड में, उनका जो केटरिंग डिपार्टमेंट है उसमें कहते इतनी करप्शन होती थी, इनके लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व होते थे। तो मैं तो सब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को जितनी आई हैं, और ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में, ये सब जिम्मेदार है PIA को आज तक पहुंचाने में। आपको याद है कि शुक्र अब तो वो कम से कम खबर नहीं आती, कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स होते थे, हजारों लाखों की तादाद में मौज मेला लगा हुआ था पाकिस्तान में। जो भी गवर्नमेंट पावर में आती थी, ब्यूरोक्रेट्स की फैमिलीज ट्रैवल करती थी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जी। और उसके बाद जो PIA एम्प्लॉयज है, रिटायर्ड एम्प्लॉयज, चले इसको आप शायद एग्री ना करें, लेकिन लाइफ लॉन्ग पूरी दुनिया में जिधर भी वो ट्रैवल करें, उनका खास मेरे ख्याल फ्री टिकट्स होते थे। ये क्या होता था, तो एक लूट से लगी हुई थी PIA में, करप्शन इतनी थी कि आप सोच नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है अब नजर ये आ रहा है, पायलट्स के पास डिग्री नहीं थी, पायलट्स वो भर्ती कर लिए जाते जिनके पास डिग्री। अभी भी आज आपकी PIA जो है वो यूरोप और यूरोपियन यूनियन वाले उस इलाकों में अभी भी वो बैंड है। जब से वो PTI के दौर में जो एविएशन मिनिस्टर ने जो ऐलान किया कि 150 हमारे पायलट्स हैं जिनके पास जाली लाइसेंस है या जो भी है, उसके बाद तो आपने देखा ना PIA तो बिल्कुल ही बैठ गई उसके बाद। सो अब प्राइवेटाइज करने का ऑर्डिनेंस ये ले आए हैं, लेकिन अभी उन्होंने को फाइनेंशियल एडवाइजर भी लगा दिए हैं, लेकिन अभी तो क्लियर नहीं हो रहा कि एग्जैक्टली इस केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान ये प्राइवेटाइज करेंगे या ये इंतजार कर रहे हैं 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, और लेट्स से उसके बाद PMLN की गवर्नमेंट आ जाती है, जिस तरह एक माहौल हम देख रहे हैं, तो फिर PMLN लीडरशिप या उस वक्त कोई नेशनल गवर्नमेंट होगी, कोलिशन गवर्नमेंट होगी, देन दैट पॉलिटिकल गवर्नमेंट विल डिसाइड द फेट ऑफ PIA। हालांकि मैं समझता हूँ कि इंतजार नहीं करना चाहिए, ये बहुत इस चीज को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। एक तो ये बात, और इसी तरह आप देखें PIA की तो फिर भी बातें, स्टील मिल तो कोई बात ही कोई नहीं करता, वो तो बिल्कुल तबाह बर्बाद होके खत्म होगी। मेरे ख्याल स्क्रैप लोहे के भाव जो है उस पर भी किसी दिन प्रोग्राम करेंगे फारूक साहब, जरूर। नौशाद साहब, फंड्स की मुश्किलात को कम करने के लिए इदारे के पास कोई मुतबादिल रास्ता है? इदारे के पास तो है या नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि हम सबको, पूरी कौम को हाथ जोड़ लेने चाहिए, और हाथ जोड़ के जो कोई भी इसको उठाता है ना उसको दे देना चाहिए, मेहरबानी फरमानी चाहिए। ये जो हमारे लिए एक सफेद हाथी बने हुए ना, ये स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज SCOs जो हैं, जिनको प्राइवेटाइजेशन पे डाला गया है, यकीन कीजिए मुझसे अगर आप पूछे तो मैं कहता हूं कि इनको तो आप पल्ले से कोई थोड़े 2-4 अरब दें, उनसे कहें ये ले जाएं, हमसे सीड मनी लें, और ये खुदारा इनको साथ ले जाएं, यहां से ले ही जाएं कहीं, क्योंकि 500-550 अरब से ज्यादा इनका खसारा है सालाना। ये आपको अभी आपने रिसेंटली चंद दिन पहले की बात ना, 1 माह भी नहीं हुआ या 1 माह पहले की बात है, इनको पैसे दिए गए, इनको जनाब अरबों रुपए के वो फंड रिलीज किए गए, PSO से इनको फैसिलिटी दिलवाई गई क्योंकि ऑयल बहुत महंगा है। ये इदारे अब नहीं चल सकते, ये इदारे जिस नहज को पहुंच चुके हैं, जो कुछ हमने इनके साथ कर दिया है, बावजूद इसके कि ये
जो इसके ताबूत में आखिरी कील जो है वो सरवर खान साहब ने ठोका था, जिसकी बात अभी ये फारूक साहब बता रहे थे कि असेंबली में खड़े होकर जो उन्होंने तकरीर की थी, अल्लाह माफ करे कैसे कैसे बस मामलात हैं हमारे यहाँ। लेकिन एक्चुअली ये बात दुरुस्त है कि तमाम सियासी जमातों ने इसमें हिस्सा डाला। पीपल्स पार्टी पे इल्जाम ज्यादा है क्योंकि उन्होंने बहुत भर्तियां करवाई, लेकिन कोई भी बार ये जो मसला है, हमें अब वेट नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट, मैं तो आपको कह रहा हूं कि अगर फर्ज करें कि ये प्रोग्राम के होते ही बिक सकती है, किसी को दी जा सकती है, तो दे दे। हमने देखा, हमने टेलीकॉम के अंदर भी देखा, हमने बैंकिंग सेक्टर में भी देखा, हमने वो चले हम हाथ जोड़ लेते हैं, मुसीबत पड़ी हुई थी, जो हमारे गले पे पड़े हुए थे, और वो जो जब उन्हें बेचा गया OLX पे वाइब्रेंट एक्टिव बन गए आपके प्राइवेट सेक्टर के। हाँ। तो इसलिए बराए मेहरबानी इस तरह भी मुमकिन है, जो भी हो सकता है, खुदारा आज की रात भी ना गुजरने दी जाए, इनको दे दें, इनको छोड़ दें। गवर्नमेंटों का काम नहीं है ये इदारे चलाना या इन कामों में इन्वॉल्व होना। हम ये ठीक बात है फारूक साहब की कि हम एज रियासत भी नाकाम हो चुके हैं इसके ऊपर। हमें हम मजीद एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि हमें आ जाए उसमें मुकाबले की फजा रखे, जिस तरह हमने टेलीकॉम के अंदर इजाजत दी। टेलीकॉम सेक्टर अगर आज भी आपका PTCL होता तो आज भी आप एक फोन लगवाने के लिए मिनिस्टरों की सिफारिशें करवाते, या 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 हजार में रिश्वत देते, और फिर जो है ये आप फोन लगवा पाते। अगर आज आपके पास मोबाइल भी ना शायद होता। तो इसलिए बेहतर यह है कि इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को आने दिया जाए, ओपन रखा जाए, और किसी की हेजमोनी ना बने, किसी की मोनोपोली ना बनाई जाए, और देके ये इनसे जान छुड़ा लें। ताहिर नईम साहब से पूछ लेती हूँ, हो सकता है उनके पास कोई कस्टमर हो PIA के लिए, हो सकता है वो अच्छी डील करा दें। ताहिर साहब, PIA की तबाही का जिम्मेदार आप किस गवर्नमेंट को समझते हैं सबसे ज्यादा? देखिए, पहली बात तो ये कि जो नौशाद साहब कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को आने दें, प्राइवेट सेक्टर तो मौजूद है, सिर्फ PIA तो नहीं है, निजी शोबे की सारी एयरलाइन पाकिस्तान में बिजनेस कर रही। अब मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ कि मैं एग्री करता हूँ फारूक हमीद साहब से, कलेक्टिव फेलियर है हमारा। आप ये देखें कि बहुत सारे यूरोपियन और जो कंट्रीज हैं उन्होंने पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए। इस वक्त हमारे पास गल्फ कंट्रीज की एयरलाइन आ रही है। अगर आज रात वो ये कह दें कि हम पाकिस्तान में ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का बाहर से क्या कनेक्शन होगा, हम किस तरह बाहर जाएंगे? तो ये नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है कि रेलवे भी हमारा कामयाब रहे और PIA भी कामयाब है। ये PIA ही था कि जिसने अमेरिका और चाइना के साथ लिंक कराया। ऑपरेशनल साइड पे कोई लॉस नहीं है। और दूसरा ये देखें कि इसके जितने सेक्टर्स हैं वहाँ पे ऑपरेशनल आपको सीट ही नहीं मिलती। 26 मुल्कों में PIA की प्रॉपर्टी है जी। जो सिविल एविएशन के पास पैसा पड़ा हुआ है। मैं आज आपको एक सवाल बताता हूँ, वो सिविल एविएशन अब उस पैसे से जहाज लीज लेके PIA को क्यों नहीं देता? आज भी और जो आप एयरपोर्ट बेचते चले जा रहे हैं, दोस्त ममालिक को एयरपोर्ट बेच रहे हैं, उससे जो पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट को, वो इस सेक्टर में क्यों नहीं लगा सकते? पता नहीं कौन से गोल्डन इरा की बात और तीसरी जो चौथा जो पहलू है, इन्होंने बताया कि जी गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कुछ ऐड करें आप नहीं, मैं सिर्फ एक पॉइंट इस पे खत्म कर दूंगा। जी। सिर्फ PIA के लिए आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं, तो फिर जो CDA प्लाट गवर्नमेंट को दे रहा है, जजों से लेके और ब्यूरोक्रेट तक सबको, उसका ये काम फारूक साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। फारूक साहब का मैं पॉइंट ले लेती हूँ जी। आप बात ये कि हर सेक्टर में गवर्नमेंट बिजनेस कर रही है, सिर्फ ये है कि ओने पोने आप बेचना चाहते हैं इस इदारे को। ठीक है फारूक साहब जी। फारूक साहब कहना चाहता हूं, हमारी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट थी नेशनल लेवल पे तमाम पाकिस्तानी की PIA के साथ, और जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात होती थी तो हम बहुत खड़े होकर उसको डिफेंड करते थे कि नहीं, ये हमारी नेशनल एयरलाइन है, इसको बचाया जाए, इसको चलाया जाए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वगैरह। लेकिन मेरा ख्याल है अब वो इमोशनलिज्म मेरी भी खत्म हो गई है कि अब क्योंकि जब मुसाफिरों को वहां सामान के हवाले से और लंबी कतारों में खड़े होकर फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल होने के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ता है ना, तो फिर यही दुआ। क्योंकि मुझे भी एक कॉल रिसीव हुई है और मैं इसको इसीलिए कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रही हूँ क्योंकि वहां के एम्प्लॉय वाकई इस चीज को क्लेम करे कि जी हमें 1 महीने से ज्यादा की सैलरी अभी तक नहीं मिली है। सो दिस इज द सिचुएशन। ऑल्दो के मीडिया चैनल्स में काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं, वहां पर भी ये मसला है कि 1 महीने क्या काफी ज्यादा महीनों की तनख्वाह नहीं मिलती। कराची से ये खबरें। ठीक है, बहुत शुक्रिया नौशाद अली साहब आपका, ताहिर नईम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, फारूक हमीद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, साकिब बशीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।